हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। सो पिछले वीडियोस तक में हमने सर्कुलर मोशन चैप्टर को ख़त्म कर दिया था लास्ट वीडियो में, जहाँ पे मैंने जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करे थे। और मैंने ये भी बोला था कि जेई एडवांस के मैंने क्यों क्वेश्चंस नहीं डिस्कस किए सर्कुलर मोशन से, क्योंकि उनमें आगे के कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व थे। इस चैप्टर के जो मैं अभी स्टार्ट करूँगा इस लेक्चर से, वर्क एंड एनर्जी के बेसिकली कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व थे उन जेई एडवांस के क्वेश्चंस में, प्रीवियस ईयर वाले, ठीक है। इसलिए मैंने वहाँ पर डिस्कस नहीं किया उन क्वेश्चंस को। जब मैं इस वीडियो के लेक्चर्स में इसके अंतिम में जब डिस्कस करूंगा मैं जेई एडवांस के क्वेश्चंस, तो वहाँ पे मैं सर्कुलर मोशन के क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा, ठीक है, जिसमें इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व है। तो इसलिए ये चैप्टर पहले पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। और ये चैप्टर गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कॉम्पिटिशन्स को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो आप इसे बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से समझना। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं इस चैप्टर में, जैसे वर्क एनर्जी थ्योरम है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन है, कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में देखेंगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में देखेंगे। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है, इंटरेस्टिंग चीज़ें, आपको मज़ा आएगा ये चैप्टर पढ़कर। तो गाइज ये है लेक्चर नंबर 28, चैप्टर 8 है ये एच सी वर्मा का, और इसका नाम है वर्क एंड एनर्जी, और ये लेक्चर 1 है इस रिगार्ड में, ठीक है। थ्योरी के रिगार्ड में ये लेक्चर 1 है, ठीक है। आगे भी लेक्चर्स आएंगे थ्योरी के, मैं एक ही लेक्चर में पूरी थ्योरी नहीं कवर करने वाला हूँ, तो आगे भी लेक्चर्स आएंगे थ्योरी में, ठीक है। तो ये लेक्चर 1 है थ्योरी के रिगार्डिंग। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है, फेमस कॉन्सेप्ट, काइनेटिक एनर्जी। सबको पता है काइनेटिक एनर्जी के बारे में, ठीक है। एवरीबडी नोज अबाउट काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? बेसिकली द एनर्जी जो कि मोशन के कारण है, ठीक है, उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। जब भी कोई पार्टिकल है, कोई बॉडी है, कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, वो अगर वेलोसिटी v से मूव कर रही है, ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज वेलोसिटी। इस वेलोसिटी से अगर वो मूव कर रही है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसको हम क्या लिखते हैं? उसको हम लिखते हैं हाफ mv² लिखते हैं, ठीक है। बट गाइस अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये v² एक्चुअली में क्या है? ये v² बेसिकली v वेक्टर डॉट ऑफ v वेक्टर है। दिस इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, आप इसको डॉट प्रोडक्ट बोलो। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर्स है ये, ठीक है। और तभी ये जाकर v² हुआ, क्योंकि इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो मॉडुलस ऑफ v, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ v मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ v मल्टीप्लाइड बाय एंगल बिटवीन देम। तो एंगल इनके बीच कितना है? दोनों सेम ही वेक्टर है, तो 0 डिग्री एंगल है, तो cos ऑफ 0 डिग्री हो जाएगा, और तभी ये क्या हो जाएगा? v² हो जाएगा, ठीक है। a वेक्टर डॉट ऑफ b वेक्टर, ये देखो क्या होगा, ये बेसिकली होगा मॉडुलस ऑफ a वेक्टर दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर इनटू द cos ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो थीटा मान लेता हूँ तो cos थीटा ऐसे लिख सकते हो, तो वही मैं यहाँ पे लिखा हूँ। तो ये काइनेटिक एनर्जी हुआ अपने पास। और काइनेटिक एनर्जी किसके कारण होता है? वेल पार्टिकल या बॉडी या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के वेलोसिटी के कारण होता है काइनेटिक एनर्जी। अभी देखो वेलोसिटी के कारण होता है, और हमें पता है कि जो भी पार्टिकल है अगर वो मूव कर रहा है तो उसका वेलोसिटी बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, और सेम भी रह सकता है। इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, और सेम भी रह सकता है मोशन के दौरान। और वो किस पे डिपेंड होगा कि वो घटेगा, बढ़ेगा या सेम रहेगा? वो बेसिकली किसी पे नहीं बल्कि फोर्स पे डिपेंड होता है। फोर्स हमें पता है, हम न्यूटन्स लॉज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर, तो फोर्स हमें पता है क्या है, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा या घटेगा या सेम रहेगा, ये कंप्लीटली फोर्स पे डिपेंड करता है। अगर समझो कि ये पार्टिकल मैंने ए लिया है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, अगर इस दौरान मैंने इस पार्टिकल पे एक फोर्स जाके लगा दिया इसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सपोज f मैग्नीट्यूड का, ठीक है, डायरेक्शन मैंने दिखा दिया, ये कंप्लीटली एक वेक्टर है, फोर्स इज अ वेक्टर। काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट? काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। आपको दिख रहा है कि मैंने डॉट प्रोडक्ट लिया है वेलोसिटी का, डॉट प्रोडक्ट लिया है, मतलब ये क्या है? स्केलर प्रोडक्ट है ऑफ 2 वेक्टर्स, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे ए पार्टिकल पे मैंने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में ये वेलोसिटी v से इनिशियली मूव कर रहा था। अभी फोर्स क्योंकि उस डायरेक्शन में लगा दिया आपने, तो ये वेलोसिटी जो है इसकी बढ़ जाएगी, और ये वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी इस डायरेक्शन में। वहीं अगर मैं क्या करता, ये पार्टिकल ए है अपना, सेम इस डायरेक्शन में इस वेलोसिटी v से चल रहा है इनिशियली, और मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाता है ए पे, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण क्या होता है कि इसकी वेलोसिटी में गिरावट आती, और वेलोसिटी में गिरावट आई है तो काइनेटिक एनर्जी भी अपनी जो है वो कम हो गई है। तो देखा, फोर्स की मदद से हम काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। और पार्टिकल ए मूव कर रहा है सेम वेलोसिटी v से, और कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, तो वो सेम वेलोसिटी v से मूव करता रहेगा, और तब काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होगा? सेम ही रहेगा। तो ये सब तो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं जो मैं थोड़े ध्यान से बता रहा हूँ आपको, बट ध्यान से अभी सुनना, क्योंकि ये सिंपल ही चीज़ बाद में क्वेश्चंस में बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। आप वहाँ पे सोचने लगोगे कि यार ये फोर्स है, कहाँ से लग रही है, किधर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, किधर घट गई, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो इन बेसिक चीज़ों को ध्यान से देखना। अभी समझो कि ये पार्टिकल ए सेम वेलोसिटी v से इनिशियली ऐसे मूव कर रहा है,
और कोई एक फोर्स आई जो कि इस पार्टिकल ए पे इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग गई यहाँ पे। अभी बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा या क्या होगा इस डायरेक्शन में? ये एक्स डायरेक्शन में मानता हूँ। वेल तो एक्स डायरेक्शन में इस फोर्स का कोई भी कंपोनेंट नहीं है, इसलिए जो वेलोसिटी है वो सेम उतनी ही रहने वाली है। तो एक्स डायरेक्शन में जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम रहने वाला है। बट फोर्स आप वाई डायरेक्शन में लगा दिए हो, इसको वाई सपोज करो, एक्सिस को वाई डायरेक्शन में लगा दिए हो और इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में क्या था, 0 था। तो अभी जब फोर्स आपने लगाया वाई डायरेक्शन में तो ऑब्वियसली इस फोर्स के कारण वेलोसिटी में इंक्रीमेंट आएगी इस डायरेक्शन में। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ए पार्टिकल है, इनिशियली वेलोसिटी वी से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, आपने फोर्स इधर लगाया तो ऑब्वियसली धीरे धीरे इस डायरेक्शन में इस ए पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ने लगेगी इस फोर्स के कारण, और बढ़ने लगेगी तो इधर एक फोर्स का कंपोनेंट आएगा। इनिशियली मान लो वी डैश आया, इधर वी रहा और धीरे धीरे ये वेलोसिटी बढ़ेगी, वी डैश का जो मैग्नीट्यूड है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, इसी डायरेक्शन में अगर फोर्स लगता रहा लगातार। ठीक है, तो क्या होगा कि इस डायरेक्शन में एक काइनेटिक एनर्जी एक्स्ट्रा आ जाएगी और इस डायरेक्शन में पहले से काइनेटिक एनर्जी थी। तो उन दोनों का अगर रिजल्टेंट आप लोगे तो इस पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो एक्चुअल में बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी इस डायरेक्शन में भी वेलोसिटी आ गई। तो इन दोनों का अगर कंपोनेंट मैं लूँ तो इस डायरेक्शन में कुछ आएगा और अब वो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि आप अगर ऐसे भी निकालोगे √v² प्लस ऑफ v डैश स्क्वायर, ऐसे में कैसे लिखा, क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड होगा ऐसा होगा, तो ऑब्वियसली ये v वाले मैग्नीट्यूड से ज़्यादा है और ये वेलोसिटी निकलेगी। आप इसमें क्या करोगे, हाफ मल्टीप्लाइड बाय m मल्टीप्लाइड बाय दिस कर दोगे, तो इतनी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी बाद में। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि अगर आप फोर्स लगा दिए इस पार्टिकल में इस डायरेक्शन में तो उसकी काइनेटिक एनर्जी अगेन बढ़ जाएगी, लेकिन इस डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन वाले काइनेटिक एनर्जी को कोई भी असर नहीं पड़ेगा, वो सेम उतनी वेलोसिटी के साथ उतनी काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव करता रहेगा। ठीक है, ये एक ध्यान देने वाली बात है। तो एक्चुअल में अगर पार्टिकल ए है हमारे पास और उसकी इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और मैं फोर्स भी इस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, तो इस फोर्स के कारण इसकी काइनेटिक एनर्जी में बदलाव आएगी। जो पार्टिकल ए है उसकी काइनेटिक एनर्जी में बदलाव आएगी। तो मैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर आई लिखूँ KEI और फाइनल काइनेटिक एनर्जी अगर मैं F लिखूँ ऐसे, तो जो KEF है वो अपना KEI से ज़्यादा होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो। और अगर इस चीज़ को मैं स्मॉल टाइम इंटरवल dt पे देखूँ कि ये पार्टिकल इनिशियली वेलोसिटी v से मूव कर रहा था और अभी एक फोर्स आया और वो इस डायरेक्शन में लग गया, तो dt टाइम में क्या होगा इस पार्टिकल ए का, dt टाइम में वेल इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी dv मान लो। तो dt टाइम में अगर इसकी dv वेलोसिटी बढ़ी तो इस dv वेलोसिटी बढ़ने के कारण इसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, जिसको मैं dk लिखता हूँ। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, वेल वो होगा dk अपॉन dt। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि dt टाइम इंटरवल पे हम इस फोर्स का प्रभाव देख रहे हैं इस पार्टिकल ए पे जो कि इनिशियल वेलोसिटी v से मूव कर रहा था। तो dk बाई dt को अब आप कैसे लिखोगे, d dt k क्या है अपने पास काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv²। ठीक है, ये v इनिशियल नहीं है, ये v किसी एक टाइम t का है, ऐसे मान लो। ठीक है, तो इसको मैं फिर क्या लिखूंगा, हाफ और m, जो m और हाफ है ये तो कांस्टेंट है तो ये जस्ट बाहर आ जाएगा। और क्योंकि ये v एक वेरिएबल है अभी, दिस इज़ नॉट द इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, ये वाला इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, इसको ध्यान से सुनना। ये जस्ट कोई एक बीच का वेलोसिटी v है जो कि एक वेरिएबल है जो कि वेरी कर रहा है। तो उसकी अगर मैं डिफरेंशिएशन करूँ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो आप क्या लिखोगे, 2v मल्टीप्लाइड बाय dv बाई dt। ये 2 कैंसिल आउट हो गया तो ये क्या हो गया, mv dv बाई dt हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो dv बाई dt है बेसिकली क्या है, ये dv बाई dt बेसिकली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। हमने अभी इससे पहले वाले चैप्टर में ही देखा, सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर में ही देखा कि दिस इज नथिंग बट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। वहाँ पे हमने देखा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, v² अपॉन r होता है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt होता है। ये एक्चुअली जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है दिस इज ऑल्सो द रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक है, ये रेडियस के डायरेक्शन में होता है, दिस इज रेडियल एक्सेलरेशन। तो ये dv बाई dt इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। तो m dv बाई dt अगर मैं बोलूँ मास से मल्टीप्लाई करूँ इस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाइड बाई v, तो ये क्या होगा, ये टेंजेंशियल फोर्स होगा। दिस इज व्हाट ft लिखता हूँ मैं इसको, टेंजेंशियल फोर्स मल्टीप्लाइड बाई v। तो देखो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे कि अगर सपोज करो एक ब्लॉक है हमारे पास जिसकी मास m है और वो यहाँ पे ऐसे टेबल के ऊपर रखा हुआ है सरफेस के ऊपर, और यहाँ पे एक फोर्स F लग रहा है। ठीक है, दिस इज द नेट फोर्स, दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स, इसको नेट फोर्स मानो। तो ये नेट फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, दो कंपोनेंट इधर होगा F cos ऑफ थीटा और इस डायरेक्शन में होगा F sin ऑफ थीटा। तो ये जो Ft है वो बेसिकली ये F cos थीटा वाला फोर्स है, ये टेंजेंशियल फोर्स है जो कि इस ब्लॉक जो कि मास m का है उसको मूव करवा रहा है इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे मैं इस Ft को क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ F नेट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ V वेक्टर।
क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? अभी देखो, जब आप डॉट प्रोडक्ट लिए हो तो F मल्टीप्लाइड बाई V मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा हो जाएगा, जो कि सेम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं कि अभी जब आप इसका डॉट प्रोडक्ट लिखोगे तो ऐसे लिखोगे F वेक्टर डॉट ऑफ V वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ थीटा। तो इस कॉस ऑफ थीटा को आप इसके साथ कंबाइन करोगे तो अगेन यही हमें मिलेगा, और यही बेसिकली यहाँ पे है। दिस इज व्हाट, दिस इज द टेंजेंशियल फोर्स। तो ये टेंजेंशियल फोर्स यहाँ पे आ रहा है और मल्टीप्लाइड बाई ये V वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ रहा है। तो बेसिकली ये वही हुआ। तो हम क्या लिख सकते हैं कि dk बाई dt इज बेसिकली इक्वल टू F वेक्टर नेट डॉट ऑफ V वेक्टर। अभी आप इस V वेक्टर को भी अलग से लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? dr वेक्टर अपॉन dt लिख सकते हो, और ये dt को कैंसिल कर सकते हो। तो क्या आ जाएगा अपने पास? वेल, dk इज इक्वल टू F नेट वेक्टर डॉट ऑफ dr वेक्टर। ये मैं बताना चाह रहा था। स्मॉल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू नेट फोर्स वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन दैट डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन? वेल, डॉट प्रोडक्ट के डायरेक्शन में, यानी कि कॉस थीटा के डायरेक्शन में, यानी कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जो ये ब्लॉक मैंने यहाँ पे बनाया है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है dr वेक्टर, ये इस डायरेक्शन में f cos थीटा के डायरेक्शन में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, और उसी डायरेक्शन में स्मॉल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है dk। लेकिन जो फोर्स है वो बेसिकली अपना नेट फोर्स है। ठीक है, दिस इज नेट फोर्स, दिस इज नॉट द टेंजेंशियल फोर्स, बट जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट लोगे आप तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट ले लोगे तो यहाँ पे तो आपको ऐसे पता चल जाएगा, दिस cos ऑफ थीटा, दिस एक्चुअली मैग्नीट्यूड एंड मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, एंड दिस डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल टू द फोर्स। ठीक है, फोर्स का cos थीटा कंपोनेंट के डायरेक्शन में। ठीक है, तो इतनी बात तो समझ में आ गई है। मैं अभी डिस्कस करते हैं वर्क। तो एक्चुअली में मैंने यहाँ पे वर्क क्यों ले लिया, क्योंकि देखो अभी जो मैंने क्वांटिटी निकाला है dk इज इक्वल टू F नेट वेक्टर डॉट ऑफ dr वेक्टर, या इसको मैं जस्ट नेट हटा दूँ तो आप समझ लेना कि नेट वेक्टर ही F डॉट dr वेक्टर। ये बेसिकली कुछ नहीं बल्कि वर्क है अपने पास। ठीक है, दिस इज बेसिकली द वर्क। तो आप इसको अभी ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे? F dr cos ऑफ थीटा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। एंड दिस इज बेसिकली द वर्क डन बाय दिस फोर्स F ऑन अ पार्टिकल, एंड बिकॉज ऑफ विच दैट पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ dr, एंड दिस डिस्प्लेसमेंट इज वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है जिससे ये पार्टिकल है अपनी डिस्प्लेस हुई है। क्यों डिस्प्लेस हुई है? क्योंकि इस पे F फोर्स लगा है उस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, और इस F dr cos थीटा को ही हम वर्क डन बोलते हैं, जो कि ये फोर्स F कर रहा है उस पार्टिकल पे जिसके डिस्प्लेसमेंट बहुत कम dr हुई है। अब आपको अगर फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन निकालना है सेम फोर्स के कारण सेम पार्टिकल पे, बट अभी डिस्प्लेसमेंट जो है फाइनाइट है, तो आप क्या करोगे? इसको जस्ट इंटीग्रेट कर दोगे। तो ये बेसिकली dw था जो कि F dr cos थीटा था। अभी फाइनाइट आप वर्क निकालोगे, दिस इज वर्क डन, तो ये क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ F dr cos थीटा, ऐसे आप करोगे। ठीक है, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि F cos थीटा इंटू dr। बेसिकली ये यहाँ से आया, इसको इंटीग्रेट किया हमने, इंटीग्रेशन ऑफ F वेक्टर डॉट ऑफ dr वेक्टर, और वहाँ से ये आया और वहाँ से फिर ये आया। बट हमें ये भी मालूम है कि ये किसके इक्वल है? dk के इक्वल है, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ dk के इक्वल है। ठीक है, dk इज व्हाट? स्मॉल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसको आप क्या लिखोगे? k2 माइनस ऑफ k1 लिखोगे। अगर मैं लिमिट 1 से 2 यहाँ कंसिडर करता हूँ, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो दिस इज नथिंग बट k2 माइनस ऑफ k1। तो k2 माइनस ऑफ k1 कैन बी रिटन एज दिस F डॉट dr वेक्टर, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? F cos थीटा dr। तो ये रिलेशन को आप ध्यान में रखना। तो इस रिलेशन को अगर मैं वापस से लिखूँ, दैट इज k2 माइनस ऑफ k1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ F वेक्टर डॉट ऑफ dr वेक्टर। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज है दैट इज इक्वल टू बेसिकली दी वर्क डन। मतलब क्या है कि वर्क डन बाय द रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ पार्टिकल इज बेसिकली इक्वल टू दी चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इस स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना। वर्क डन बाय द रिजल्टेंट फोर्स, दिस फोर्स इज व्हाट? रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, नेट फोर्स है, तो वर्क डन बाय द नेट फोर्स ऑन अ पार्टिकल इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। उस पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी में जितना चेंज है उसके इक्वल होगा वर्क डन बाय द रिजल्टेंट फोर्स, एंड दिस इज नथिंग बट द वर्क एनर्जी थियरम। ये अपना फेमस वर्क एनर्जी थियरम है। दिस इज व्हाट द वर्क एनर्जी थियरम इज। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरम है। और यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली है, अभी मैं आगे भी बताऊंगा उसको, कि जो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स है
ये जो फोर्स है ये बेसिकली आप किसी भी टाइप के फोर्स ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। दिस इज एनी काइंड ऑफ फोर्स आउट देयर, दैट इज मतलब ये इंटरनल भी फोर्स हो सकता है, एक्सटर्नल भी फोर्स हो सकता है, कंजर्वेटिव फोर्स भी हो सकता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी हो सकता है, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम सारे फोर्सेस के लिए वैलिड है, किसी भी फोर्स के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम वैलिड है, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, इंटरनल, एक्सटर्नल, सारे फोर्सेस के लिए। ये मैं आगे भी बताऊंगा, ठीक है। बट मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन में ऐसा नहीं है, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा बहुत ही ध्यान से, बट यहाँ पे मैं जस्ट एक बार डिस्कस कर दिया। अभी देखो जो वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पे है, मैंने जस्ट एक पार्टिकल के पर्सपेक्टिव से बताया, पार्टिकल ये था, उसके पर्सपेक्टिव से मैंने सारे काइनेटिक एनर्जी चेंज, रिजल्टेंट फोर्स, ये सारे उस पार्टिकल पे लग रहा था। बट अगर एक पार्टिकल है हमारे पास और उस पर बहुत सारे फोर्सेस लगे, बहुत सारे डिफरेंट फोर्सेस, मान लो इधर से F1 लग रहा है, इधर से F2 लग रहा है, इधर से F3 लग रहा है, इधर से F4 लग रहा है, ठीक है, इधर से F5 लग रहा है, ऐसे बहुत सारे फोर्सेस अगर लग रहे हैं तो आपको उन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट लेना पड़ेगा ये वर्क डन निकालने के लिए। कैसे? वेल आपको ऐसा करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ F1 वेक्टर डॉट dr1 वेक्टर लाइक दिस प्लस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ F2 वेक्टर डॉट dr2 वेक्टर, ऐसे करके आपको समेशन करना पड़ेगा अप टू Fn। अगर Fn फोर्स तक आप लेते हो तो Fn वेक्टर डॉट ऑफ drn वेक्टर, ठीक है, यहाँ तक लेना पड़ेगा। और ये सारे फोर्स का जब आप वर्क डन निकाल लोगे हर एक फोर्स के कारण जो कि इस पार्टिकल पे लग रही है, तो आपको उन सारे वर्क डन्स का ऐसे समेशन करना होगा, ठीक है, ऐड करना पड़ेगा। और जब उसको ऐड कर लोगे तो वो एडिशन जो है वो उस पार्टिकल के फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है, ये बेसिकली मैंने मल्टीपल फोर्सेस के कारण यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम आपको दिखाया, ठीक है। पहले जो दिखाया था वो सिंगल फोर्स था अपने पास, ये मल्टीपल फोर्सेस भी बेसिकली आप ऐसे देख सकते हो उसको कि एक रिजल्टेंट फोर्स होगा, मतलब ये सारे फोर्स को आप समेशन कर दोगे, ये सब वेक्टर्स है, ठीक है, वेक्टर्स हम आप कर दोगे सारे फोर्सेस को, तो आपको एक फोर्स निकल कर आ जाएगा किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, कैपिटल F वेक्टर, ठीक है, दैट विल बी द नेट वेक्टर और द रिजल्टेंट वेक्टर। तो उसको जस्ट आप फिर ऐसे कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि हर एक फोर्स का इंडिविजुअली आप वर्क डन निकाल रहे हो, F2 वेक्टर डॉट dr2 वेक्टर ऐसे करके हर एक फोर्स के कारण जो डिस्प्लेसमेंट हुई है उसको, और उसको इक्वल कर रहे हो K2 माइनस K1, मतलब इस पार्टिकल के K2 माइनस K1 को। आप किसी एक ऐसे निकाल के इसको K2 माइनस K1 के इक्वल नहीं कर सकते, नहीं, वो गलत हो जाएगा। आपको सारे वर्क डन्स का समेशन करना पड़ेगा, उसके बाद K2 माइनस K1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान देने वाली थी यहाँ पे। इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ कि वर्क डन बाय द रिजल्टेंट फोर्स इज बेसिकली इक्वल टू दी वर्क डन बाय द इंडिविजुअल फोर्सेस। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे, क्या देखा कि वर्क डन बाय द रिजल्टेंट फोर्स इज बेसिकली इक्वल टू द वर्क डन बाय द इंडिविजुअल फोर्सेस। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी चलो हम देखते हैं अब वर्क डन डिफरेंट केसेस में। ओके, डिफरेंट केसेस में हम वर्क डन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम बेसिकली केसेस देखेंगे, जिसमें से सबसे पहला देखेंगे हम जब फोर्स कांस्टेंट हो। द फर्स्ट केस दैट वी आर गोना सी इज कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स के केस में वर्क डन कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो हमें सबसे पहले पता है कि वर्क डन का जो एक्चुअल में फॉर्मूला हमने निकाला है वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ F वेक्टर डॉट dr वेक्टर। इसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमें एक वर्क डन निकल कर आती है, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने पहला केस लिया है जिसमें ये फोर्स जो है, जो नेट फोर्स अपने पास है, रिजल्टेंट फोर्स है, दैट इज कांस्टेंट। तो कांस्टेंट फोर्स से आप उसको इंटीग्रेशन से बाहर लेकर जा सकते हो, तो दैट इज F वेक्टर बाहर आ गया। अब ये सिर्फ डिस्प्लेसमेंट वाले का इंटीग्रेशन बच गया। तो इसको अगर मैं बोलूँ, ये बेसिकली यहाँ पे अभी भी डॉट प्रोडक्ट ही होगा, तो ये क्या हो जाएगा, F डॉट R वेक्टर हो जाएगा। और इसको मैं लिखूँगा तो क्या लिख सकता हूँ, F का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई R वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा। इन दोनों के बीच में जो थीटा है, जो एंगल है, उसका कॉस। तो ये बेसिकली जो R वेक्टर है दैट इज़ दी टोटल डिस्प्लेसमेंट है उस पार्टिकल का जिस डिस्प्लेसमेंट के तहत हमें वर्क डन निकालनी है। और ये वर्क डन कौन कर रहा है, ये वाला फोर्स कर रहा है, और ये वाला फोर्स के कारण वो पार्टिकल R वेक्टर जितना डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है। तो ये बात समझना, यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है ये। अभी देखो यहाँ पर अगर मैं एक एग्जांपल लूँ कि जब आप कोई भी बॉल ऐसे पकड़ते हो और सपोज करो कि आप टेरेस पे चढ़े और उस बॉल को अपने टेरेस से नीचे फेंक दिया, ठीक है, टुवर्ड्स द अर्थ, टुवर्ड्स द ग्राउंड। जैसे आप फेंक रहे हो तो ये बॉल क्या है, वर्टिकली नीचे जा रहा है, वर्टिकली नीचे जा रहा है, और जो फोर्स बेसिकली इस पे लग रही है वो भी सीधा वर्टिकली डाउनवर्ड है, ग्रेविटेशन फोर्स mg है। मैं अर्थ के सरफेस से ज़्यादा ऊपर की बात नहीं कर रहा, अगर उससे ज़्यादा ऊपर की बात करूँगा तो चीज़ें चेंज हो जाएगी। तो अभी मैं जस्ट एक अर्थ के आसपास वाले हाइट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर हाइट पे नहीं है, जस्ट मैं टेरेस की बात कर रहा हूँ इसलिए। तो टेरेस पे नीचे फोर्स लग रहा है ऐसे, तो ये हमारे पास फोर्स हो गया जो उस पर लग रहा है, दिस इज़ F फोर्स बेसिकली। और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो टेरेस से नीचे तक होगा, तो उसको मैं R मान लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो जो एंगल है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी नीचे ही है, उसका फोर्स के साथ एंगल कितना है, 0 डिग्री है, मतलब जो थीटा है यहाँ पे अपना 0 डिग्री है। तो थीटा 0 डिग्री है तो आप उसको डायरेक्ट F इंटू R लिख सकते हो,
ये बता रहा था मैं कि जब फोर्स के ही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है तो एंगल बेसिकली जीरो है उन दोनों के बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो आप जस्ट उसको F इंटू आर लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे बात कर रहा था मैं ग्रेविटी फोर्स की, mg वेक्टर, और कहाँ पे बात कर रहा था, नियर द अर्थ सर्फेस बात कर रहा था, वहाँ पे ज़्यादा वेरी नहीं करेगी ये g वेक्टर, ठीक है, इसीलिए मैं नियर द अर्थ सर्फेस बात कर रहा था। तो अभी मैं एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस लूँ, जस्ट इस वर्टिकल से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। सपोज करो ये ऐसे इंक्लाइन प्लेन है और ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ठीक है। जो पॉइंट A है वो सरफेस ऑफ द अर्थ से हाइट h पे है, और यहाँ से पॉइंट A से आपने एक पार्टिकल को लिया और कुछ इस तरीके के ट्रेजेक्ट्री पे आप उसको पॉइंट B पर ले आए, और यहाँ पे सिर्फ एक फोर्स के इन्फ्लुएंस में वो पार्टिकल है, जो भी पार्टिकल है वो सिर्फ एक ही फोर्स के इन्फ्लुएंस में है, वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो जैसे जैसे इस पाथ पे वो जाएगा पार्टिकल, हर एक पॉइंट पे उस पर सेम ही फोर्स लगेगी और सेम ही डायरेक्शन में भी लगेगी, दैट इज़ अ कांस्टेंट फोर्स। और वो कांस्टेंट फोर्स क्या है, दैट इज़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स mg वेक्टर। इस बात से तो हम सहमत हैं, ठीक है। ये एंगल बेसिकली थीटा है। तो इस केस में जब वो पार्टिकल पॉइंट A से पॉइंट B पहुंचा, आपको कोई बोलेगा अगर वर्क डन निकालो, तो आप बेसिकली कैसे निकालोगे, अगेन आप सेम वही फंडा यूज़ करोगे, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ F वेक्टर डॉट dr वेक्टर आप लोगे। अभी देखा आपने कि यार यहाँ पे तो जो फोर्स है वो कांस्टेंट है, डायरेक्शन में भी मैग्नीट्यूड में भी, तो आप क्या करोगे, F को आगे निकाल लोगे इंटीग्रेशन से बाहर, तो F वेक्टर डॉट इंटीग्रेशन ऑफ dr वेक्टर लोगे, और ये dr वेक्टर का आप इंटीग्रेशन कर दोगे तो बोलोगे F वेक्टर डॉट ऑफ r वेक्टर आया अपने पास, वर्क डन। और F वेक्टर आपको मालूम है क्या है, F वेक्टर mg वेक्टर है। डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लोगे, r वेक्टर के साथ। तो जब ये डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो आप मल्टीप्लाइड बाय r करोगे और cos ऑफ थीटा करोगे। थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन दी mg वेक्टर जो कि कंप्लीटली वर्टिकल है और डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट किसके डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, वेल डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में ही, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया फोर्स की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट आपको लेनी है इस पर्टिकुलर केस में, ग्रेविटी वाले केस में। मतलब जब ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो ऑब्वियसली उस डायरेक्शन में फोर्स है, तो उस डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट करवा रहा है ये पार्टिकल का फ्रॉम A टू B। तो AB का आपको कंपोनेंट लेना पड़ेगा इन द डायरेक्शन ऑफ दिस से AO, H के डायरेक्शन में। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, AB cos थीटा होगा। देखो ये AB है, ये हाइपोटेनस AB है, तो ये जो हाइट H है दैट इज़ व्हाट, AB cos ऑफ थीटा। H जो है व्हाट इज़ दैट, AB cos ऑफ थीटा है H अपने पास, और यही बेसिकली वर्टिकल है, यही mg वेक्टर के डायरेक्शन में, ग्रेविटेशन के डायरेक्शन में है। तो जस्ट आप इसको ऐसे लिख सकते हो, mg मल्टीप्लाइड बाय AB cos थीटा, और AB cos थीटा क्या है, दैट इज़ नथिंग बट हाइट h, तो mgh लिख दो। तो यहाँ पे वर्क डन इस केस में देख रहे हो कितना आया, mgh निकल कर आया, और यही h बेसिकली हाइट है जो कि ये पार्टिकल डिसेंड कर रहा है इन गोइंग फ्रॉम A टू B। A टू B में देखो mg वेक्टर की डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड है, और उस डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है ये पार्टिकल फ्रॉम A टू B वो क्या है, h है। इसीलिए आप डायरेक्ट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट की जगह आप mgh लिख सकते हो, ठीक है। ये मैं दिखाना चाह रहा था यहाँ पे। सिमिलरली अगर ये पार्टिकल B से A जाता, उल्टा जाता, तो डायरेक्शन अब अगेंस्ट द फोर्स होता, तो आपको वो माइनस mgh में दिखता, ठीक है। जो वर्क डन होता वो माइनस mgh होता, बिकॉज यहाँ पे पार्टिकल बेसिकली असेंड कर रहा है, डिसेंड नहीं कर रहा। डिसेंड कब कर रहा था, A टू B जाने में। डिसेंड मतलब नीचे जाना, असेंड मतलब ऊपर जाना, ठीक है। तो अभी पार्टिकल नीचे जा रहा है तो mgh होगा, ऊपर जाएगा तो माइनस mgh होगा, अगेंस्ट द ग्रेविटी ट्रैवल कर रहा है। बट दोनों ही केस में जो ग्रेविटी का डायरेक्शन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट भी हमने वर्टिकली डाउनवर्ड ही लिया है, ठीक है। उसका कंपोनेंट ले लिया अलॉन्ग दी फोर्स। तो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या सीखा, ग्रेविटी फोर्स के केस में के पार्टिकल A टू B जा रहा है, ओके, कोई एक पर्टिकुलर पाथ लेकर, ठीक है, ऐसा पाथ लेकर पार्टिकल A टू B जा रहा है, और कौन सी फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है थ्रू आउट द मोशन ऑफ दिस पार्टिकल। तो इस केस में पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा अपना जो वर्क डन आया निकल कर, जब पार्टिकल डिसेंड कर रहा है mgh, तो ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, और इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में ही स्मॉल h हाइट का डिफरेंस था, तभी वर्क डन mgh आया। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में जो वर्क डन है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, वो पाथ इंडिपेंडेंट है, ठीक है। पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि कौन से पाथ पे से जा रहा है वो पार्टिकल। A टू B किसी भी, अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये पाथ ले रहा है, या ये पाथ ले रहा है, या ये पाथ ले रहा है, या ये पाथ ले रहा है, किसी भी पाथ में अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में है ये, तो इन सारे ही पाथ का वर्क डन mgh ही होगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट आपका A और B है। तो ये बात एक ध्यान देने वाली थी। और ऐसे काफ़ी सारे फोर्सेज हैं, ठीक है, हम आगे भी देखेंगे कि ऐसे और भी फोर्सेज हैं जिसकी वर्क डन सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड करती है, बल्कि पाथ पे डिपेंड नहीं करती। और ऐसे भी फोर्सेज हैं जिनकी वर्क डन पाथ डिपेंडेंट है, जो कि पाथ पे डिपेंड करती है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड नहीं करती है। और इससे आप एक और अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये पार्टिकल A से B जा रही है और वापस अगर A पे आ रही है पार्टिकल, तो क्या होगा, एक बारी वर्क डन mgh है और दूसरी बारी वर्क डन माइनस mgh होगा,
तो ये दोनों बेसिकली कैंसिल आउट होकर जीरो हो जाएगा। तो नेट वर्क डन इस केस में जब पार्टिकल ए टू बी जाएगा और बी टू ए जाएगा तो जीरो होगा, क्योंकि ए टू बी डिसेंड कर रहा है तो mgh, असेंड कर रहा है तो माइनस mgh, दोनों को आप समेशन करोगे तो जीरो। तो नेट वर्क डन जीरो होगा जब पार्टिकल वापस इनिशियल पॉइंट पे आएगा तो। और वैसे भी आप देख सकते हो, मैंने बोला ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट डिपेंडेंट है, तो जब इनिशियल पॉइंट भी ए है और फाइनल पॉइंट भी ए है, दोनों ही केस में ए ही है, तो कोई भी हाइट डिफरेंस, कोई भी डिस्प्लेसमेंट तो हुई नहीं ना। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। तो चाहे फोर्स लग रहा हो mg, बट नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है, जिसके कारण वर्क डन बेसिकली जीरो हो गया, क्योंकि वो पार्टिकल वापस इनिशियल पॉइंट पे आ गया, एंड दैट्स व्हाई नेट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो एंड दैट्स व्हाई नेट वर्क डन इज जीरो। अभी सेकंड फोर्स हम जिसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है बेसिकली स्प्रिंग फोर्स। तो इसके लिए मैं एक सिस्टम बना लेता हूँ ब्लॉक और स्प्रिंग का। सपोज करो स्प्रिंग का एक एंड जो है वो फिक्स्ड है यहाँ वॉल पे, और दूसरे एंड से ब्लॉक ऑफ मास m ऐसे अटैच्ड है, और ये पूरी सिस्टम जो है वो एक ऐसे सरफेस पे रखी हुई है, ठीक है, जहाँ पे ये मास m स्लाइड कर सकता है टू एंड फ्रो। और ये बेसिकली मैं यहाँ पे ले रहा हूँ x इज इक्वल टू 0, जो कि नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग की, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 इज बेसिकली द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। और इस तरफ मैं जाऊँगा ऐसे, तो यहाँ पे सपोज करो कि ये x इज इक्वल टू x1 है, और थोड़ा और आगे जाऊँगा, सपोज करो ये x इज इक्वल टू x2 है। ये दोनों ही इलोंगेटेड स्टेट में है, मतलब आप नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग से बढ़ा रहे हो, इधर x1 फिर x2। और इस तरफ अगर मैं आऊँगा, इस तरफ ऐसे आऊँगा, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बेसिकली कंप्रेस करना पड़ेगा आपको स्प्रिंग को। तो यहाँ पे हम स्प्रिंग फोर्स देखने वाले हैं, मतलब वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो वर्क डन क्या होता है स्प्रिंग फोर्स के केस में, वो उसके लिए आपको पहले स्प्रिंग फोर्स जानना पड़ेगा। तो स्प्रिंग फोर्स इज बेसिकली अ कांस्टेंट कॉल्ड k टाइम्स द एलोंगेशन, जो कि x है, ठीक है। ये कंप्रेशन भी हो सकता है या एलोंगेशन भी हो सकता है। x इज बेसिकली आइदर कंप्रेशन और एलोंगेशन, ठीक है, ऑफ द स्प्रिंग। और k क्या है, कांस्टेंट है। बेसिकली f प्रोपोर्शनल टू x होता है, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए हमें एक k कांस्टेंट डालना पड़ता है, और ये स्प्रिंग फोर्स होता है अपने पास। तो ये स्प्रिंग फोर्स देखो अभी x पे डिपेंडेंट है। x क्या है, यहाँ पे x 0 है, यहाँ पे एक x1 है, यहाँ पे x x2 है, तो यहाँ पे x वेरी कर रहा है। तो अगर आपको कोई बोले जब ये मास m जो है वो x इज इक्वल टू x1 से x इज इक्वल टू x2 जा रहा है, तो ये जो स्प्रिंग है वो स्प्रिंग फोर्स के तहत कितना वर्क डन कर रहा है इस ब्लॉक ऑफ मास m पे निकालने के लिए। तो आप कैसे निकालोगे, अगेन आप वही फॉर्मूला यूज़ करोगे, हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ f वेक्टर डॉट dr वेक्टर। लेकिन यहाँ पे आप देखो जो f है वो क्या है, kx है, और x क्या है अपने पास वेरी कर रहा है। दिख रहा है मैं x इज इक्वल टू x1 से x इज इक्वल टू x2 बोल रहा हूँ, मतलब x वेरी कर रहा है। x वेरी कर रहा है मतलब फोर्स वेरी कर रहा है। फोर्स वेरी कर रहा है मतलब आप इंटीग्रेशन से बाहर नहीं निकाल सकते अब की बार फोर्स को। तो जब ये फोर्स x के साथ वेरी कर रहा है, तो आप x इज इक्वल टू x1 से x इज इक्वल टू x2 के बीच में कोई एक x पॉइंट लोगे, और वहाँ पे थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट करोगे इस ब्लॉक की, x2 x प्लस ऑफ dx, मतलब dx डिस्प्लेसमेंट में आप इस फोर्स को देखोगे। फिर जो ये फोर्स है, क्योंकि ये फोर्स x के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है, तो आपको ये इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है। आप इंटीग्रेशन के बाहर नहीं निकाल सकते, f जो है वो कांस्टेंट नहीं है, दैट इज अ वेरिंग फोर्स। तो आप क्या करोगे कि किसी एक बीच पॉइंट x पे ले जाओगे इस पार्टिकल को, इस ब्लॉक को, और वहाँ पे थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट कराओगे dx जितनी, ठीक है, काफ़ी थोड़ी इन्फिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट है, और उस डिस्प्लेसमेंट के दौरान आप वर्क डन निकालोगे और फिर उसको इंटीग्रेट करोगे। तो यहाँ पे जब वो x से x प्लस ऑफ dx जा रहा है तो फोर्स क्या होगा, kx होगा, ठीक है, x जितना। फोर्स यहाँ पे ज़्यादा वेरी नहीं करेगा, इतने इंटरवल के दौरान आप फोर्स को कांस्टेंट ले सकते हो। और इस दौरान देखो आप x टू dx जो है x प्लस ऑफ dx वो इस डायरेक्शन में लेकर गए हो, बट फोर्स किधर लग रही है, फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है। स्प्रिंग हमेशा अपने नेचुरल लेंथ पे आना चाहेगा, ये बात बहुत ही ध्यान देने वाली है, और इसलिए वो हमेशा उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। अगर आप उसको एलोंगेट करते हो तो वापस नेचुरल लेंथ में, अगर कंप्रेस कर सकते हो तो वापस नेचुरल लेंथ में। लेफ्ट की साइड जाओगे तो जो स्प्रिंग फोर्स है वो ऐसे लगेगा, राइट की साइड जाओगे स्प्रिंग फोर्स है ऐसे लगेगा। तो यहाँ पे भी स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, लेफ्ट ऑफ x के डायरेक्शन में लगेगा अगर मैं इसको x मानता हूँ तो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, पॉजिटिव x हो रहा है। फोर्स किधर लग रहा है, नेगेटिव x लग रहा है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट देखोगे आप तो क्या होगा, एक माइनस साइन आएगा, बिकॉज फोर्स इज ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, तो माइनस साइन आप आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक माइनस साइन पहले से ले लो। इंटीग्रेशन ऑफ f कितना लिया मैंने, kx लिया, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, मैंने बोला छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx। तो यहाँ से वो कहाँ जा रहा है, x1 टू x2 जा रहा है। इस दौरान हमें वर्क डन निकालना है, x1 टू x2 के दौरान जो ये फोर्स f कर रहा है इस ब्लॉक ऑफ मास m पे। तो यहाँ से आप इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे, k बाहर निकलेगा, x स्क्वायर अपॉन 2 होगा, एंड दिस इज व्हाट x1 टू x2 होगा, और यही अपना वर्क डन होगा। तो यहाँ से आप निकालोगे तो क्या निकल कर आएगा, माइनस k x1 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ऑफ x2 स्क्वायर अपॉन 2, ऐसा होगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा हाफ k x1 स्क्वायर माइनस हाफ k x2 स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू w।
यहाँ पे मैंने क्या किया है, माइनस को ऑलरेडी मैं कंसिडर कर लिया हूँ अंदर, ठीक है, नहीं तो x2 स्क्वायर होता, बट मैंने x1 स्क्वायर लिया है, यानी कि माइनस को मैंने कंसिडर कर लिया है। तो ये अपने पास वर्क डन आया जब ये पार्टिकल, जब ये ब्लॉक x1 टू x2 जा रहा है। और किसका वर्क डन है ये? वेल ये स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन है, जिस पार्टिकल पे कर रहा है, इस ब्लॉक पे कर रहा है, जब ये ब्लॉक x1 टू x2 जा रहा है। अभी देखो, आप एक बारी ऐसा सोचो कि ये तो ब्लॉक पहले x1 टू x2 गई, अभी सोचो कि वापस जब ये x2 से x1 जाएगी, मतलब मैं आपको ऐसा सोचने बोल रहा हूँ कि दिस ब्लॉक इज गोइंग फ्रॉम x1 टू x2 एंड वापस वो x1 पे आ रहा है, तब आपको वर्क डन निकालना है, ठीक है, टोटल वर्क डन निकालना है x1 टू x2 जाने तक और वापस x2 से x1 जाने तक। तो x1 से x2 गया तो हमने देखा कि ये जो फोर्स का डायरेक्शन है और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। तब वर्क डन क्या आया? माइनस ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर है समथिंग, x2 माइनस ऑफ x1 माइनस ऑफ x2 स्क्वायर है, तो हाफ के एक्स स्क्वायर ऐसे मान लो, ठीक है। अब वापस जब x2 टू x1 जाएगा रिवर्स डायरेक्शन में, तो यहाँ पे देखो फोर्स भी इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो उस केस में वर्क डन प्लस हाफ होगा, प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर ऐसा होगा। तो आप जब इन दोनों को ऐड करोगे, क्योंकि मैंने नेट फोर्स निकालने को बोला है, x1 टू x2 जा रहा है, वापस x2 से x1, तो दोनों को प्लस करोगे तो ऑब्वियसली ये जीरो हो जाएगा। तो इसमें भी हमने क्या देखा कि स्प्रिंग फोर्स के कारण भी जो वर्क डन हो रहा है, यहाँ पे भी जो रिटर्न में, मतलब जाकर वापस आने में जो नेट वर्क डन आपको दिख रहा है, जो मिल रहा है, वो बेसिकली जीरो है। सेम किस में मिल रहा था हमें? ग्रेविटेशनल फोर्स में भी सेम मिल रहा था कि रिटर्न जर्नी में जो वर्क डन हमने निकाला था जीरो था। यहाँ पे भी स्प्रिंग फोर्स के केस में भी रिटर्न जर्नी में आप वर्क डन निकालोगे तो जीरो होगा। अभी और भी हम कुछ डिस्कस करते हैं स्प्रिंग फोर्स के बारे में, अलग अलग पोजीशंस पे आप कैसे वर्क डन देखोगे स्प्रिंग फोर्स के साथ। चलो देखते हैं। फिर से मैं वैसे ही सिस्टम लेता हूँ, जो स्प्रिंग है एक तरफ से फिक्स है और दूसरी तरफ ये ब्लॉक है, मास m का है, ये अपने पास है। तो यहाँ पे देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब ये ब्लॉक जो है वो राइट हैंड साइड की तरफ ऐसे मूव करेगा, ठीक है, इसकी टेंडेंसी अभी इधर जाने की है, लेकिन फोर्स इस समय पीछे लगने की है, ठीक है। जो स्प्रिंग फोर्स है वो बेसिकली पीछे लग रहा है, बट डिस्प्लेसमेंट आगे कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? वर्क डन आपको पता होना चाहिए नेगेटिव होगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो वर्क डन नेगेटिव, माइनस ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर जैसा वर्क डन लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। लेकिन जब ये वापस ऐसे रिटर्न आएगा इस केस में, तो फोर्स की डायरेक्शन जो स्प्रिंग फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होगा, तो पॉजिटिव वर्क डन होगा, प्लस ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये बात मैं ध्यान देने के लिए आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। आप क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाओगे, इससे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसीलिए मैं आपको एक बार और फिर से ये ध्यान से दिला रहा हूँ कि देखो ये एक्सटेंशन की बात थी। अभी जब कंप्रेशन करोगे आप, यहाँ पे इसको कंप्रेस कर दिया स्प्रिंग को, तो कंप्रेस कर दिया तो अभी फोर्स इधर लगेगा, बट इसका डिस्प्लेसमेंट किधर है? इधर है। अभी भी देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऑपोजिट है, अभी ये ब्लॉक इधर आ रहा है, ठीक है, टेंडेंसी इधर जाने की है। तो इस केस में क्या होगा? जो वर्क डन है माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। लेकिन अगर ये वापस इधर जाता, ठीक है, कंप्रेशन होने के बाद इसको छोड़ दिया गया और ये वापस नेचुरल पोजीशन की तरफ जा रहा है, तो फोर्स भी आपकी बार इधर है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो यहाँ पे अगेन जो वर्क डन होगा प्लस ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर होगा। मतलब आपको बस फोर्स का डायरेक्शन देखना है और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन देखना है, ठीक है। इन दोनों की डायरेक्शन आप देख लोगे तो ही आप तय कर पाओगे कि वर्क डन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर इन दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट है तो वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव होगा। अगर इन दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के ही जैसा है तो वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो ये बात बहुत ही ध्यान देने वाली है। क्वेश्चन में इसके कारण काफ़ी गलतियाँ हो सकती है, ठीक है। अगर आप नज़रअंदाज कर दोगे डायरेक्शंस को तो आप कुछ और ही आंसर ले आओगे और वो ऑप्शंस में भी होगा, आप डायरेक्ट टिक करके आ जाओगे, सोचोगे यार मैंने तो सही बनाया है, सही ऑप्शन टिक करके आया, बट वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको फोर्स के डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन को बहुत ही ध्यान से एनालाइज करना है और तभी आंसर निकालना है, ठीक है। ये मोटिव था मेरा बताने के पीछे इसको। अब देखो मैं एक स्पेशल केस डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। दिस इज द थर्ड नंबर केस। यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ कि जो फोर्स वेक्टर है अपना, दैट इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर। इस केस में वर्क डन कैसे निकालेंगे आप? तो देखो वर्क डन हमें पता है, दैट इज एफ वेक्टर डॉट ऑफ डी आर वेक्टर, दिस इज द वर्क डन। अब इस डी आर वेक्टर को कैसे आप लिख सकते हो? वेल हमें पता है डी आर वेक्टर अपॉन डी टी इज वॉट, दैट इज वेलोसिटी वेक्टर। तो यहाँ से आप डी आर वेक्टर को कैसे लिख दोगे? दैट इज वी वेक्टर डी टी। तो यहाँ पे मैं सब्सटीट्यूट करूँ इसको, तो एफ वेक्टर डॉट ऑफ वी वेक्टर डी टी। तो देखिए वापस से ये वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट आ गया वेलोसिटी वेक्टर के। अभी इन दोनों का डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे क्या होगा? कॉस थीटा आएगा, ऑब्वियसली डॉट प्रोडक्ट है तो थीटा का वैल्यू कितना है? 90 है। तो ये क्या हो गया? ये ज़ीरो हो गया। तो देख रहे हो यहाँ पे जो वर्क डन है वो ज़ीरो है। तो जब फोर्स वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, इसका अल्टीमेटली मतलब क्या है कि जो वर्क डन है उस केस में वो ज़ीरो होगा, बिकॉज फोर्स वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर इज रिलेटेड टू दिस डी आर वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के रिलेटेड है वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। आप उसको उसके फॉर्म में लिख सकते हो। तो यहाँ पे ज़ीरो आ गया, ठीक है। तो ये बात ध्यान देने वाली थी एक, इसलिए मैंने बताया।
तो अब देखते हैं अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, उसको समराइज़ करते हैं। सबसे पहले तो अभी जस्ट हमने पढ़ा कि फोर्स वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर। इस केस में हमने देखा जो वर्क डन है वो 0 है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, दूसरा हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हमने क्या पढ़ा कि ये बेसिकली एक कांस्टेंट फोर्स है, इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं होती, दिस इज बेसिकली कांस्टेंट। कांस्टेंट है तो हम क्या करते हैं, इसको जो ये इंटीग्रेशन है अपना वर्क डन का, इस इंटीग्रेशन से इसको बाहर ले आते हैं और बाहर ले आने के बाद सिर्फ dr वेक्टर का इंटीग्रेशन करते हैं तो वो डॉट प्रोडक्ट r वेक्टर हो जाता है। और इसका मतलब ये होता है कि जो वर्क डन है ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में वो क्या होता है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट डिपेंडेंट होता है। दिस इज़ नॉट डिपेंडेंट अपॉन द पाथ। पाथ कैसा भी हो, ऐसा हो, ऐसा हो, कैसा भी हो, अगर a और b पॉइंट कॉमन है, आपका सेम है, तो वर्क डन इस केस में सेम होगा, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। और इसका मतलब ये भी है कि b पॉइंट से अगर वापस आप a पॉइंट पे जा रहे हो, मतलब राउंड ट्रिप कर रहे हो, ठीक है, वर्क डन इन अ राउंड ट्रिप इज 0। वर्क डन इन बेसिकली अ राउंड ट्रिप इज 0 इन दिस केस। ठीक है, तो एक तो बात ये है कि वर्क डन इस केस में पाथ डिपेंडेंट नहीं है बल्कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स डिपेंडेंट है, और दूसरा कि वर्क डन इन अ राउंड ट्रिप इज 0, ये हमने सीखा था। तीसरा केस हमने स्प्रिंग फोर्स वाला देखा था। स्प्रिंग फोर्स में हमने क्या देखा, स्प्रिंग फोर्स में हमने देखा सबसे पहले तो इसको लिखते कैसे हैं, F इज इक्वल टू बेसिकली के एक्स, प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के होता है। ठीक है, दैट इज स्प्रिंग कांस्टेंट। तो इस केस में हमने देखा कि फोर्स अब की बार जो है बेसिकली वो वेरिएबल है, वो कांस्टेंट नहीं है जो कि इंटीग्रेशन से बाहर आ सके। वो क्या है, के एक्स है, के एक्स डी एक्स डिस्प्लेसमेंट के लिए जो मैंने लिया था कि किसी एक्स डिस्टेंस पे मैंने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स लिया जिसके लिए एफ कांस्टेंट है और उसको इंटीग्रेशन कर दिया। तो इस केस में जो वर्क आया वो हाफ के एक्स स्क्वायर आया अपने पास। ठीक है, दिस इज बेसिकली वर्क। अब इसका डायरेक्शन जो है वो कैसे निकाला हमने, इसका डायरेक्शन हमने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन से निकाला। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में तो पॉजिटिव है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है तो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर होगा। ये मैंने बहुत ही ध्यान से बताया और बोला इसको गौर करने को। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन पे कन्फ्यूजन हो सकती है। और इस केस में भी हमने देखा कि वर्क डन इन अ राउंड ट्रिप बेसिकली ये वाला चीज़ ये भी 0 है, इस केस में भी 0 है, वो भी हमने देखा क्योंकि एक बार प्लस आ रहा था हाफ के एक्स स्क्वायर, एक बार माइनस आ रहा था हाफ के एक्स स्क्वायर, तो जो नेट आप वर्क डन निकालोगे राउंड ट्रिप में वो 0 आ रहा था। तो दोनों ही केस में, ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में और स्प्रिंग फोर्स के केस में, अपना वर्क डन इन अ राउंड ट्रिप 0 आया। तो हम आगे चलते हैं। चलो अब हम देखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो अभी तक हमने देखा कि जो टोटल वर्क डन है किसी भी पार्टिकल पे, मान लो अगर मैं बात करूं तो टोटल वर्क डन बेसिकली क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल, कितना चेंज हुआ उस काइनेटिक एनर्जी में उस पार्टिकल के। ठीक है, दैट इज बेसिकली इक्वल टू द टोटल वर्क डन, ये हमने देखा। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि अगर आपको किसी पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी को चेंज करना है तो आपको उस पर फोर्स अप्लाई करना होगा और वो फोर्स वर्क डन करनी चाहिए। अगर जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो वर्क डन नहीं करता है तो आप काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं कर सकते। तो काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने के लिए आपको बेसिकली फोर्स को अप्लाई करना पड़ेगा उस पार्टिकल में और वो फोर्स को वर्क डन भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये तो हमने पढ़ लिया। अभी देखते हैं कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम कैसा होगा। तो उसके लिए आपको पहले एक सिस्टम कंसिडर करनी पड़ेगी। तो मैं एक सिंपल सिस्टम कंसिडर करता हूँ जिसमें अपने पास 2 चार्ज पार्टिकल है, पार्टिकल ए है ये और ये पार्टिकल बी है। ठीक है, मैंने एक सिस्टम कंसिडर किया हुआ है। सिस्टम का पार्ट ये 2 चार्ज पार्टिकल है। सपोज करो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल मैंने लिया है। तो अब ये दोनों चार्ज पार्टिकल सपोज करो स्मॉल r डिस्टेंस से सेपरेटेड है। फॉर इंस्टेंस अभी जो बी पार्टिकल ए पार्टिकल पे फोर्स लगाएगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा और मैं उसको ऐसे बोलूँगा फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, सिमिलरली बी पार्टिकल पे ए पार्टिकल फोर्स लगाएगा तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ऐसा होगा हमारे पास। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो ये ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स है तो ऑब्वियसली दे अगर म्यूचुअली अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, म्यूचुअली अट्रैक्ट कर रहा है एक दूसरे को, दैट्स वाई ऐसी फोर्सेज लग रही हैं। अभी ये फोर्सेज लगेंगी तो ऑब्वियसली ए भी इस डायरेक्शन में मूव करेगा और बी भी इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो अभी यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर है ए के लिए, बी के लिए डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर है। ठीक है, ध्यान से देखना। और ए पे फोर्स का डायरेक्शन किधर है, डिस्प्लेसमेंट की ही डायरेक्शन की तरफ है, और बी पे फोर्स का डायरेक्शन किधर है, डिस्प्लेसमेंट की ही डायरेक्शन पे है। तो यहाँ पे एक बात तो गौर करने वाली है कि जो फोर्स है वो बेसिकली ऑपोजिट है एक दूसरे के। ठीक है, डायरेक्शन में भी और मैग्नीट्यूड सेम है। डायरेक्शन इज ऑपोजिट बट मैग्नीट्यूड इज सेम। तो अगर आप इन दोनों फोर्स को समेशन करोगे, मतलब एफ ए बी वेक्टर प्लस एफ बी ए वेक्टर करोगे, इससे ही मैं बोल रहा हूँ, तो ये 0 हो जाएगा अपने पास। ठीक है, लेकिन क्या हम ऐसी चीज़ वर्क डन के बारे में बोल सकते हैं यहाँ पे, क्या वर्क डन का समेशन 0 होगा?
नेट वर्क डन, अगर मैं इस सिस्टम, देखो ए और बी एक सिस्टम है, अब इस सिस्टम पे नेट वर्क डन की मैं बात कर रहा हूँ, और इस सिस्टम पे जो एफ ए बी फोर्स है और एफ बी ए फोर्स है, ये बेसिकली क्या है, दीज आर नथिंग बट द इंटरनल फोर्सेज। कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस सिस्टम पे नहीं लग रही है। अगर ए और बी को आप सिस्टम मानोगे तो इस सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम, ओनली इंटरनल फोर्स है, क्योंकि ये दोनों जो फोर्स है, जो कुलम्स फोर्स है, ये बेसिकली इंटरनल फोर्स है, ठीक है, वो एक दूसरे के कारण लग रही है। तो उस फोर्स के कारण जो आप वर्क डन यहाँ पे देखोगे, तो ए पे अगर वर्क डन देखोगे तो क्या होगा, एफ ए बी डॉट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऐसे लिखोगे, और बी पे अगर वर्क डन देखोगे तो बी पे क्या लिखोगे, एफ बी ए डॉट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कुछ इस तरीके से लिखोगे। इंटीग्रेशन वगैरह होगा नो डाउट, मैं यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन के बारे में बोल रहा हूँ। तो इन दोनों की ही अगर आप डायरेक्शन देखोगे तो फोर्स की डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दोनों की सेम है, तो ये भी पॉजिटिव वर्क डन होगा, ये भी पॉजिटिव वर्क डन होगा। आप दोनों को ऐड करोगे तो जो नेट वर्क डन आएगा सिस्टम में वो बेसिकली पॉजिटिव आएगा, दिस विल नॉट गोना बी जीरो, ठीक है। नेट वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नॉट गोना बी जीरो, क्योंकि जो फोर्स का डायरेक्शन है वही डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है दोनों केस में, ए के केस में भी बी के केस में भी, और ये दोनों एक ही सिस्टम है, ठीक है। तो एक ही सिस्टम में भी नेट फोर्स देखो पॉजिटिव है, नेट फोर्स जीरो नहीं है। तो यहाँ से मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ये जो नेट फोर्स है बेसिकली दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो इंटरनल फोर्स के कारण भी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस हो रही है सिस्टम में, देख रहे हो। इंटरनल फोर्स है एफ ए बी, बट एफ ए बी के कारण ए वेलोसिटी गेन कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। सिमिलरली बी पे जो एफ बी है इंटरनल फोर्स है, बट इस फोर्स के कारण यहाँ पे ये वेलोसिटी गेन कर रहा है। तो अब दोनों वेलोसिटी गेन कर रहा है तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी भी गेन हो रही है। तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी गेन हो रही है मतलब क्या, ये पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी गेन हो रही है। तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी अगर मैं जीरो मानूँ तो फाइनली कुछ मान लो कि काइनेटिक एनर्जी के ही हो गया। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कौन ला रहा है, वेल नेट वर्क डन, क्योंकि नेट वर्क डन भी जीरो नहीं है। नेट वर्क डन अगर जीरो होता है तो आप बोल सकते थे कि काइनेटिक एनर्जी चेंज भी जीरो है, बट नेट वर्क डन जीरो नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी चेंज भी जीरो नहीं है। और दोनों ही तरीके से हम देख रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी भी हमें दिख रहा है कि यहाँ पे जीरो नहीं है, फाइनली इनिशियल से डिफरेंट है, बढ़ रहा है, और हमें वर्क डन भी दिख रहा है कि जीरो नहीं है। हमने दोनों ही चीज़ निकाल के देखा है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे गौर देने वाली है कि जो मैं वर्क एनर्जी थ्योरम पहले बताया था, दैट इज डब्ल्यू नेट मतलब टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो वहाँ पे जो वर्क डन है वो इंटरनल फोर्स के कारण भी हो सकती है और एक्सटर्नल फोर्स के कारण भी हो सकती है। दोनों ही फोर्स के कारण वर्क डन हो सकती है, इंटरनल फोर्स के कारण भी हो सकती है, एक्सटर्नल फोर्स के कारण भी हो सकती है। तो इंटरनल फोर्स भी काइनेटिक एनर्जी में चेंज ब्रिंग कर सकता है और एक्सटर्नल फोर्स भी काइनेटिक एनर्जी में चेंज ब्रिंग कर सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है। मतलब जो मैं डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखता हूँ, दैट इज़ बेसिकली ये डब्ल्यू नेट जो है, दिस कैन आइदर बी बिकॉज ऑफ इंटरनल फोर्सेज और कैन बी बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यही बेसिकली इसको बताने का मेरा पूरा मोटिव था यहाँ पे। तो गाइज़ ये था इस वीडियो के बारे में। हमने इस वीडियो को यहाँ तक सीमित कर रखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम पोटेंशियल एनर्जी की तरफ बढ़ेंगे और भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी के बाद भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे और सारी चीज़ों को कनेक्ट करके देखेंगे। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन देखेंगे और भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस चैप्टर में जो अभी बाकी है। तो ये था गाइज़, मैं यहाँ पे लेक्चर 1 को समाप्त करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी बड़ी हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे इसको पूरी ख़त्म नहीं करता हूँ, नहीं तो लेक्चर काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम, अगर ख़त्म कर पाते हैं तो सही, अगर वो भी काफ़ी बड़ी हुई तो फिर मैं 3 लेक्चर्स में इसको डिवाइड कर दूँगा गाइज़। तो तब तक के लिए थैंक यू।